Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to discuss question answers and book exercise of the 6th lesson of Purvi book of class 7th, and the name of the lesson is Say the Right Thing. Let us discuss rectify the false statement given below from scene 2 of the play. प्ले के सीन 2 से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो गलत हैं, उन्हें हमें रेक्टिफाई करना है. रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट बाय रिमूविंग एरर्स, गलतियों को ठीक करके करेक्ट कर देना है, करेक्शन करनी है. एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू. चलिए देखते हैं. शेयर योर आंसर्स. Mrs. Harding states that they do not like London as it is not the same as Landfield. Mrs. Harding कहती हैं कि उन्हें लंदन पसंद नहीं था क्योंकि ये लैंडफील्ड जैसा नहीं था. रेक्टिफिकेशन क्या है कि मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट दे लाइक लैंडफील्ड वेरी मच इवन दो इट इज नॉट द सेम एज लंदन. वो ये कहती हैं कि उन्हें लैंडफील्ड पसंद आया हालांकि ये लंदन जैसा नहीं है. तो उन्होंने लंदन पसंद नहीं है ऐसा तो कहीं नहीं कहा. Mrs. Harding was pleased to know that Mary was familiar with her children. Mrs. Harding ये जानकर खुश हुई कि मैरी उनके बच्चों को जानती है. रेक्टिफिकेशन ये है कि Mrs. Harding was not pleased. वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई because she clarified that she did not have any children. क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनके कोई बच्चे ही नहीं है तो मैरी कैसे उनके साथ. Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspapers. Mrs. Shaw ने कहा कि उन्हें मिसेस बेस्ट पसंद है क्योंकि वो बहुत सारे अखबार पढ़ती हैं. ऐसा कहीं नहीं हुआ था. मिसेस शॉ शेयर दैट शी लाइक मिसेस बेस्ट एज शी इज ए नाइस वुमेन. वो पसंद करती हैं क्योंकि वो एक अच्छी महिला है. और न्यूज़पेपर्स की रीडिंग की कहीं बात नहीं हुई थी इसमें. Mrs. Harding and Mrs. Shaw agree that wearing a blue dress with a red coat is unfashionable. Mrs. Harding और Mrs. Shaw इस बात से सहमत हैं कि ब्लू ड्रेस के साथ रेड कोट पहनना अनफैशनेबल है. फैशन की कहीं बात ही नहीं हुई थी. Mrs. Harding mentioned that she often wears a blue dress with a red coat. Mrs. Harding ने बताया कि वो अक्सर नीली ड्रेस के साथ रेड कोट पहनती है. और Mrs. Shaw said that she liked blue dresses and red coats. Mrs. Shaw ने भी कहा कि उन्हें ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट्स पसंद हैं. तो कहीं पर ये नापसंद करने जैसी या अनफैशनेबल होने जैसी बात नहीं हुई थी. मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स अ डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट. मैरी कहती है कि उसे बाहर जो डॉग है वो क्यूट लगा. नहीं. मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स अ डॉग आउटसाइड डर्टी, बहुत गंदा लगा उसे. एंड एक्सप्रेसेस हर डिसलाइक फॉर इट, और वो बड़े डिटेल में बताती है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. शी डज नॉट फाइंड इट क्यूट. उसे ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगा. Now let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follow. What are you going to talk about? Mrs. Shah, I don't know all kinds of things. One day you'll have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. मिसेस शॉ कहती हैं कि तुम्हें भी कभी इस तरह से लोगों से बात करनी होगी. मैरी, आई कैन टॉक नाउ. आई बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय से बात कर रही हूँ, मुझे बात करनी आती है. मिसेस शॉ, यस दैट इज ट्रू. यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से. मिसेस शॉ कहती हैं कि तुम बहुत बात करती हो लेकिन कोई भी जो बातें तुम करती हो उन्हें कोई सुनना चाहता है क्या. मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक. कि मेरा जब मन होता है तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ. आई स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम. जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी. मिसेस शाह, ओ आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता. यू कैन गो आउट फॉर ए वॉक. तुम घूमने जा सकती हो. इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट. अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करो. व्हाट डज मिसेस शाह इम्प्लाई when she says one day you'll have to go to some of the houses yourself and talk to the people there? मिसेस शॉ क्या कहना चाहती हैं, उनका क्या मतलब है जब वो कहती हैं कि एक दिन तुम्हें भी इस तरह से घरों में जाना होगा और बात करनी होगी. शी बिलीव्स मैरी शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट होस्टिंग गेस्ट्स देन. वो ये मानती हैं कि उन्हें उस समय मैरी को गेस्ट को होस्ट करना आना चाहिए. शी थिंक्स मैरी इज रेडी टू विजिट दीज हाउसेज इंडिपेंडेंटली. उन्हें लगता है कि मैरी इंडिपेंडेंटली ऐसे घरों में जाने के लिए तैयार है. शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स फॉर द फ्यूचर. और शी होप्स मैरी विल अवॉइड दीज सोशल इंटरेक्शंस एंटायरली. वो उम्मीद करती हैं कि वो ऐसी सोशल इंटरेक्शंस में
बिल्कुल भी ना जाए। तो ये सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए सोशल स्किल्स डेवलप करना चाहती हैं मैरी के अंदर, ये वाली बात करेक्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मिसेस शॉ एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू, क्या डिस्कस कर रही है मैरी और मिसेस शॉ, हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन, कैसे पोलाइट कन्वर्सेशन हो, या गेट टू नो पीपल बेटर, लोगों को बेटर तरीके से कैसे जाने। तो दे आर डिस्कसिंग हाउ टू हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन, वो ये डिस्कस कर रही हैं कि कैसे पोलाइट कन्वर्सेशन किया जाता है। Why did Mary insist on staying with her mother when the guests arrived? मैरी क्यों इस बात पर जोर देती है कि उसकी मदर को कि उसे वहां पर रुकना है जब मेहमान आए। मैरी wanted to prove her ability to engage in conversation. मैरी साबित करना चाहती है कि वो एक अच्छे कन्वर्सेशन में एंगेज हो सकती है, उसमें इन्वॉल्व हो सकती है और वो काबिल है इसके। एंड डेमोन्स्ट्रेट, और वो दिखाना चाहती है दैट शी कुड टॉक अप्रोप्रिएटली व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब जरूरत पड़े तो वो अच्छे से बात कर सकती है। तो अपने आप को साबित करने के चक्कर में सारा काम बिगाड़ दिया मैरी ने। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स टू द कैरेक्टर्स इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में जो कैरेक्टर्स हैं उनसे ये ट्रेट्स मैच करने हैं। मैरी, ये कैरेक्टर्स हैं ईगर, इनएक्सपीरियंस्ड, कॉशियस। तो मैरी क्या है इनमें से, मैरी जो है वो ईगर है, उतावली है बात करने के लिए, जबकि मिसेस शॉ कॉशियस हैं, वो केयरफुली बात कर रही हैं। इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं मैरी को, ये भी आ सकता है इफ दे रिक्वायर मोर देन वन ट्रेट। मैरी, I saw Mrs. Cotter this afternoon. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in bed then. मैरी कह रही है कि मिसेस कॉटर को देखा उसने दोपहर को कि वो गली में थी और कोई भी उन्हें नहीं देख पाता मॉर्निंग में क्योंकि वो उस समय सो रही होती हैं। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, वो हमेशा डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही होती है। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, मुझे समझ नहीं आता औरतें दिन में सुबह को क्यों सोती रहती है देर तक। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर डॉक्टर, और उसे हमेशा डॉक्टर के पास क्यों जाना होता है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं पूरी लाइफ में डॉक्टर के पास नहीं गई। मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं मॉर्निंग में खुद बिस्तर में रहती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज, वो स्ट्रीट में उन्हें देख पाई क्योंकि शी ऑफन गोज आउट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वो बाहर समय दिन के समय ही निकलती हैं। What does Mary's comment about Mrs. Cotter staying in bed and calling the doctor suggest about her understanding? मैरी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या पता चलता है जब वो मिसेस कॉटर के देर तक सोने और डॉक्टर को बुलाने के बारे में बात करती है। She is worried about why Mrs. Cotter stays in bed all morning. वो इस बात से चिंतित है कि मिसेस कॉटर अपने बेड में क्यों रहती हैं, यानी सुबह में वो देर तक क्यों सोती हैं। She is unable to understand why people need medical help. वो ये समझ नहीं पा रही है कि लोगों को मेडिकल हेल्प की क्यों जरूरत पड़ती है। She thinks Mrs. Cotter is scared and lonely for staying in bed. और वो ये मानती है कि मिसेस कॉटर डरी हुई हैं और अकेली हैं, इसीलिए वो बिस्तर में रहती हैं। She believes Mrs. Cotter is right to rest and take care of herself. वो मानती है कि मिसेस कॉटर सही हैं कि वो आराम करती हैं और अपना ध्यान रखती हैं। तो इसमें से हमारे पास आंसर जो है बी वाला करेक्ट है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प, उसे समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती है। हाउ कैन वी से दैट मैरी एंजॉयड गुड हेल्थ, हम कैसे कह सकते हैं कि मैरी की सेहत अच्छी है। We can say that Mary enjoyed good health because she mentions that she has never needed to visit a doctor in her life, क्योंकि वो बताती है कि वो अपनी सारी जिंदगी में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई है। Identify whether the following statement is true or false. जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है कि फॉल्स है। Mary might have unintentionally offended Mrs. Harding. मैरी ने अनजाने में मिसेस हार्डिंग को ऑफेंड किया। ऑफेंड मीन्स होता है हर्ट करना, परेशान करना। तो यस इट इज ट्रू, उसने अनइंटेंशनली मिसेस हार्डिंग को हर्ट किया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मैरीज कमेंट
about Mr. Best's routine and profession reveal about her viewpoint on bankers and their way of life. मैरी जो कमेंट करती है मिस्टर बेस्ट के रूटीन के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में, उससे हमें उसका व्यू पॉइंट पता चलता है बैंकर्स और उनकी लाइफ के बारे में. देखिए, रिवील का मतलब होता है एक्सपोज या टेल, बताना. Mary's comment shows that she finds the routine of bankers dull and lifeless. उसकी कमेंट दिखाती है कि उसे बैंकर्स का रूटीन बड़ा डल और लाइफलेस लगता है, बड़ा गंदा लगता है. She criticizes their daily train commutes. वो जो ट्रेन से कम्यूट करते हैं, कम्यूट मीन्स होता है टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ रेगुलरली, मतलब रोज आना जाना, डेली पैसेंजर बनना इतनी दूर के लिए. तो वो क्रिटिसाइज करती है उनके डेली के इस तरह से ट्रैवल करने वाले रूटीन को. शी बिलीव्स दैट बैंकर्स आर अनथिंकिंग. वो मानती है कि बैंकर्स अनथिंकिंग होते हैं एंड ओवरली फोकस्ड ऑन वर्क, और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, what can we infer about Mary's understanding of polite conversation based on her interactions with the guests? Guests के साथ जिस तरह से उसने इंटरैक्शन की, इंटरैक्शन मीन्स म्यूचुअल एक्शन, कि आपस में जिस तरीके से उसने बात की और जिस तरह से उसने कन्वर्सेशन किया, उससे मैरी की अंडरस्टैंडिंग जो होती है पोलाइट कन्वर्सेशन के बारे में, विनम्र वार्तालाप के बारे में, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है. मैरी ऑफन मेक्स इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स. मैरी ने अक्सर इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट रिमार्क्स किए दैट एम्बैरेस द गेस्ट, जिन्होंने गेस्ट को एम्बैरेस किया, टू फील शेम, उन्हें शर्मिंदा किया. डिस्पाइट हर मदर्स एडवाइस टू से काइंड एंड प्लीजिंग थिंग्स. हालांकि उसकी मदर ने उसे एडवाइस किया था कि वो काइंड और प्लीजिंग थिंग्स, खुश करने वाली बातें करे. It shows that she doesn't understand polite conversation. इससे पता चलता है कि उसे polite conversation समझ नहीं आता, क्या से बात करनी है उसे नहीं पता. Next question, what do you think the repeated stage direction no one speaks indicates? ये बार बार जो राइटर लिखता है no one speaks, ये क्या इंडिकेट करता है about the atmosphere in the room when Mary speaks? मैरी जब बोल रही है तो कैसा माहौल था, इसके बारे में क्या बताता है. तो the stage direction no one speaks suggests, ये जो स्टेज डायरेक्शन है नो वन स्पीक्स, ये सजेस्ट करती है दैट मैरीज कमेंट्स मेक द गेस्ट अनईजी, कि मैरी ने जो जो कमेंट्स किए हैं वो गेस्ट को अनईजी फील करा रही हैं, अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं, एंड अनश्योर ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड. और वो अनश्योर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें. हाउ डज मैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले में मैरी का एटीट्यूड गेस्ट के प्रति कैसे बदलता है. At first, Mary is eager to talk and impress the guests. शुरू में मैरी हमें उतावली दिखती है, ईगर मीन्स उतावले होना, क्यूरियस दिखती है कि वो गेस्ट को इम्प्रेस करेगी, उनसे बात करेगी. However, as the play progresses, लेकिन जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, her remarks offend the guests. उसके रिमार्क्स गेस्ट को हर्ट करते हैं, उन्हें बुरा लगता है. Her blunders make her more embarrassed and hesitant. वो जो ब्लंडर्स करती है, वो जो सिली मिस्टेक्स उसने की हैं, उनकी वजह से उसे और ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और हिचकिचाहट होती है. तो इस तरह से उतावलेपन से शर्मिंदगी तक का सफर तय किया उसने इस पूरे ड्रामा में. What do Mrs. Harding's and Mrs. Lee's responses to Mary's blunders during their visit reveal about their characters? मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया मैरी की ब्लंडर्स को, उसके सिली मार्क्स को, सिली मिस्टेक्स को अपनी विजिट के दौरान, उससे हमें इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है. Mrs. Harding's and Mrs. Lee's responses to Mary's inappropriate remark reveal their patience and ability to maintain composure in an uncomfortable situation. मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली का जो रिस्पॉन्स है मैरी के इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स को, उससे पता चलता है, रिवील्स मतलब उससे पता चलता है, शो होता है कि उनमें कितना पेशेंस है, कितना सब्र है, और उनमें एक योग्यता है कि वो शांत रहती हैं. कंपोजर में शांति, वो शांत रहती हैं इवन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, कि जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उसमें भी वो शांति से रह सकती हैं, ये पता चलता है. इन व्हाट वेज डज the
प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन। कैसे ये नाटक हमें बताता है इस बात की इम्पोर्टेंस को कि हमें विनम्र तरीके से कन्वर्सेशन करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। The play highlights that knowing how to engage in polite conversation is important to make a good impression and build relationships. ये play highlight करता है इस बात को कि हमें polite conversations में किस तरीके से शामिल होना चाहिए और कितना important है कि हम अच्छे तरीके से conversation करें, अच्छे impression बनाने के लिए और अच्छे संबंध बनाने के लिए। Mary's mistakes, मैरी ने जो गलतियां की, show how tactless words can create awkwardness and distance between people. उन मिस्टेक्स से हमें पता चलता है कि कैसे tactless words, बिना सोचे समझे कहे गए शब्द एक awkwardness, एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर देते हैं और डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं लोगों के बीच में। Let us learn. Study the following words taken from the text. टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं। humorous, hilariously, coming, beautiful. The given words are made by adding words ending like OUS, LY, ING and FUL to root words humor, hilarious, come and beauty. तो इन वर्ड्स में हमने ये suffixes ऐड किए तो ये वर्ड्स बने। Such words endings are called suffixes. इन वर्ड एंडिंग्स को हम सफिक्स कहते हैं। नोट क्या बता रहा है? द स्पेलिंग वेरिएंट व्हेन द वर्ड्स एंड इन ई एज इन कम एंड वाई एज इन ब्यूटी, कि स्पेलिंग्स में थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है जब कोई वर्ड ई में एंड हो रहा हो या फिर वाई में एंड हो रहा हो। जैसे यहाँ पर ह्यूमरस जब बनाया तो वो तो सिर्फ वर्ड ऐड हुआ दोनों में, हिलेरियसली में भी सिर्फ एलवाई ऐड हुआ, लेकिन जब कम का कमिंग बनाया तो हमारा ई हट गया और आईएनजी ऐड हो गया। और ऐसे ही ब्यूटी क्या ब्यूटीफुल बनाया तो ये वाई हट के आई लग गया। तो सफिक्सेस ऐड करते समय इस तरह से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड्स एंड सफिक्सेस। अब आपको इन वर्ड्स को रूट वर्ड और सफिक्स के तौर पर डिवाइड करना है। पहला है ग्लैडली, ग्लैड प्लस एलवाई, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। बैंकर, बैंक प्लस ईआर। गाइडेंस, गाइड प्लस एएनसी। क्वाइटली, क्वाइट प्लस एलवाई। वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी। नाउ स्टडी द वर्ड्स इन कॉलम 1, मैच द सफिक्सेस इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो वर्ड्स हैं उनको हमें कॉलम 2 में जो सफिक्स दिए गए हैं उनसे मैच करना है विद देयर मीनिंग और पर्पस इन कॉलम 3। कॉलम 3 में जो मीनिंग या पर्पस शो किया गया है उससे मैच करना है। एंड राइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर ईच इन कॉलम 4, और कॉलम 4 में हमें उसके एग्जाम्पल्स उसी के जैसे लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज लॉजी, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, और स्टडी ऑफ को मैच करते हुए जैसे लॉजी यहाँ पे मैच हुआ तो बन गया सोशियोलॉजी। तो ये फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जो वर्ड हमने बनाया दैट इज सोशियोलॉजी। देन टॉलरेंस, टॉलरेंस में सफिक्स हमारा एएनसी है, और ये एएनसी का मीनिंग क्या निकला है? चेंज टू ए प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज किया है उसको, और क्या बन गया? गाइडेंस, गाइडेंस में भी एएनसी आ गया। देन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड में ईडी हमारा सफिक्स है, और चेंज टू पास्ट टेंस के लिए ईडी सफिक्स को हम यूज करते हैं, और हमारा यहाँ पर वर्ड बनाया हमने वॉक्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड में वर्ड सफिक्स है, और वर्ड का मतलब है इन ए सर्टेन डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करने के लिए इसको हम लगाते हैं, और बैकवर्ड का मैच करता हुआ सफिक्स हमने वर्ड बनाया फॉरवर्ड। करेजियस, करेजियस में OUS लगा होता है। चेंज टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए लगाते हैं इसको, जॉयस हो गया। क्वाइटली, क्वाइट के साथ LY सफिक्स लगा और इसका मतलब होता है चेंज टू एडवर्ब, एडवर्ब में चेंज करने के लिए लगाते हैं इसे, क्वाइटली की तरह बन गया हमारा ग्लैडली। टफेस्ट,
EST सफिक्स लगा है और ये चेंज टू सुपरलेटिव डिग्री होता है EST लगाने से। और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल बन गया स्मॉलेस्ट। टमाटोज, टमाटोज, टमाटो में ES लगा और प्लूरल बनाने के लिए लगा ये चेंज टू प्लूरल। और इसी तरह से हमने बनाया पोटैटोज। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। Fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffix. हमें यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं, उनमें हमें एक suffix add करके इन blanks को fill up करना है। To communicate dash choose your words and topics dash. To communicate effectively choose your words and topics wisely. Words और topics को wisely select करना चाहिए अच्छे से communicate करने के लिए। Avoid discussing things you don't know much about. जिन चीजों के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते उनको डिस्कस करने के से अवॉइड करिए, उन्हें बचिए। और that could upset someone, या फिर जिनसे कोई अपसेट हो सकता है। Remember to be respectful towards others. हमेशा दूसरों के प्रति सम्मानजनक तरीके से बात करें, including yourself, अपने बारे में भी। And express your appreciation, और अपनी appreciation प्रशंसा शो कीजिए लोगों के लिए। Finally, always be responsible by replying promptly to communicate. Communicate करते समय, बातें करते समय responsible होकर के reply कीजिए। Read the highlighted words in the following sentences from the text. Highlighted words को read करिए। But does anyone want to hear the things that you say? I can't tell you everything. अब यहाँ पर ये वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं। Select the correct answer. Is there a difference in meaning of say and tell? क्या say और tell में कोई डिफरेंस होता है मीनिंग में? Yes. हाँ, एक डिफरेंस होता है। और तो ये क्या है? हाँ जी, ये डिफरेंस होता है। Say focuses on the message. Say जब हम कहते हैं तो मैसेज पे फोकस होता है and does not always require a listener. और जरूरी नहीं है कि say के बाद कोई लिसनर वहां पर बताया गया हो कि कौन बात को सुन रहा है। Tell focuses on who receives the message. Tell इस बात पर फोकस करता है कि मैसेज किसने रिसीव किया and always needs a listener, और उसमें हमेशा एक लिसनर होना जरूरी होता है। Fill in the blanks with suitable words from the sets of words given in the box. Box में जो sets of words दिए गए हैं उनमें से हमें blanks को fill करना है। Make changes in verb form. Verb form में changes कर सकते हैं। देखिए fetch, fetch का मतलब होता है go somewhere, to go get something and bring it back. कहीं जाकर किसी चीज को वापस लाना। Bring means होता है take something with you to the place you are going. जिस जगह आप जा रहे हो वहां पर किसी चीज को लेकर जाना bring होता है। See मतलब होता है something that we view whether or not we pay attention. कोई ऐसी चीज जिसे हम देख रहे हैं, हो सकता है हम ध्यान दे रहे हो सकता है ना दे रहे हो। Look focus your eyes in a certain direction by पेइंग अटेंशन। जब हम बड़े ध्यान से किसी चीज को देखते हैं तो हम लुक यूज करते हैं। लिव मीन्स परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां आप रहते हैं। स्टे मीन्स होता है टेम्परेरीली प्रेजेंट इन ए लोकेशन एज अ गेस्ट और विजिटर। कहीं पर गेस्ट या विजिटर के तौर पर टेम्परेरीली जब हम रहते हैं तो हम स्टे बोलते हैं। स्टडी, स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। किसी चीज को फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर जब हम लेते हैं तो वो हो जाता है स्टडी, जबकि लर्न होता है गेन नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। स्टडी या एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करना। स्पीक, एक्सप्रेस थॉट्स और आइडियाज अलाउड ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में भी जोर से बातों को, आइडियाज को कहना। टॉक होता है एंगेज इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, किसी के साथ बातचीत करना। हियर perceives sounds unintentionally through the ears. कानों से हमें जब बिना किसी इंटेंशन के कोई बात सुनाई दे जाती है, that is hearing. Listen होता है pay attention to sound और speech intentionally. जब हम ध्यान देकर सुनते हैं तो फिर listening होती है। Now I dash at the photo but I didn't dash anyone familiar.
I looked at the photo. मैंने फोटो की तरफ ध्यान से देखा, but I didn't see anyone familiar. लेकिन मुझे कोई भी familiar person, जाना पहचाना इंसान नजर नहीं आया. I would better go and fetch my mother from the station. अच्छा होगा कि मैं जाऊं और स्टेशन से मम्मी को लेकर आऊं and then bring her home. फिर उन्हें घर लाऊं. I need to स्टडी फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम. मुझे मेरे मैथमेटिक्स एग्जाम जो कि दिस वीकेंड है उसके लिए पढ़ना की जरूरत है. सो आई होप टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स अलोंग द वे. इसीलिए मुझे कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने होंगे. आई कैन हियर द म्यूजिक फ्रॉम द माई नेबर्स हाउस. घर पड़ोसी के घर में जो म्यूजिक बज रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है, बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स. लेकिन उसके लिरिक्स को समझने के लिए मुझे इसे ध्यान से सुनना होगा. Could I speak to Mrs. कल्पना? क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकती हूँ? Who is going to talk to us about gardening? जो हमारे साथ गार्डनिंग के बारे में बात करने वाली है. सैड रितु. रितु ने कहा I live in a small town. मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ. But I often stay with my relatives in the city. लेकिन मैं अक्सर शहर में जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ ही रहती हूँ. Now read the following sentences from the text and underline the verbs. They lived in London before. I met her in a shop and asked her to come. As you know, the verb you have underlined are in simple past tense. तो जो आपने यहाँ पर verbs देखिए lived, met, asked, ये सब किस में है? Simple past tense में है. Actions that happened in the past or distant past. जो past में हुए उनके बारे में है. Read the following sentences from the text and underline the verb. She has been staying with them for a while. यहाँ पर the verb you have underlined is in present perfect tense. Present perfect tense continuous में है. We use present perfect continuous to indicate the duration of an action that started in the past and continues up to the present moment. ऐसे एक्शन को शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हम हैज हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं. ये इंडिकेट करता है ऐसे एक्शन को जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट मोमेंट तक चल रहा है. मिसेस शॉ हैज बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस लीज विजिट. सुबह से रूम को साफ कर रही हैं उनकी विजिट के लिए. तो जब सुबह शुरू किया था उन्होंने काम, लेकिन अब तक चल रहा था. एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द रीसेंट पास्ट विद इट्स रिजल्ट एविडेंट नाउ. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा था जिसका रिजल्ट अब दिख रहा है. द फोकस इज ऑन ऑनगोइंग एक्टिविटी. फोकस उस हो रहे कार्यकलाप की तरफ होता है रादर देन इट्स कंप्लीशन, उसकी कंप्लीशन की बजाय. मिसेस शॉ हैज बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग. तो ये क्या है? द रूम लुक्स स्पॉटलेस नाउ. काम कब शुरू हुआ? सुबह हुआ, लेकिन इस काम के करने पर फोकस है, उसके रिजल्ट पर नहीं है. लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि अब वो स्पॉटलेस दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है. तो हमारे पास देन द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग प्ले. प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं. अबाउट द स्टोरी. स्टोरी के बारे में. दे आर रिहर्स्ड एंड रेडी. अब रिजल्ट क्या है? सुबह से क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब क्या रिजल्ट है कि अब उन्होंने रिहर्सल कर लिए हैं और अब वो तैयार हैं. तो दो जगह हुई जहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया. पहली तो ये कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है. दूसरी सिचुएशन क्या है कि रीसेंट पास्ट में चल रहा था, वाज ऑनगोइंग इन द रीसेंट पास्ट and the focus is on the ongoing activity rather than its completion. completion हो चुकी है लेकिन वो हो रहा था उस पर प्रेशर डाला गया है. fill in the blanks using the verbs given in brackets. आपको blanks fill करने हैं. the students are organizing a play and setting up the stage. एक play organize कर रहे हैं और stage को set कर रहे हैं. they have been preparing for weeks to make everything perfect. वो कई हफ्तों से इसकी तैयारी कर रहे हैं इसे परफेक्ट बनाने के लिए. तो तैयारी कब शुरू हुई? हफ्तों पहले, और वो अभी तक चल रही थी. द परफॉर्मेंस हैव बीन रिहर्सिंग एवरी डे.
तो तब से वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, एंड देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग, उनकी एक्साइटमेंट अब ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। द साउंड इंचार्ज इज टेस्टिंग द माइक्रोफोन्स, साउंड इंचार्ज अपने माइक्रोफोन्स को चेक कर रहा है टू चेक द साउंड क्वालिटी। एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, एंड नाउ द प्लेस इज बजिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, और अब ये प्लेस जो है, ये जगह जो है एनर्जी और एक्साइटमेंट से बज कर रही है। रीड द एक्सप्लेनेशन अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल। सेंटेंसेस किस तरीके के हैं, उनका काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं पहले हमें, फिर फंक्शन क्या करते हैं वो ये बता रहे हैं, फिर पंक्चुएशन मार्क्स क्या लगाते हैं, और फिर एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से एग्जाम्पल दिया गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, टू स्टे और कन्वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए या बताने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। एंड विद ए फुल स्टॉप, इनके एंड में फुल स्टॉप लगता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, तो ये एंड फुल स्टॉप आ रहा है और एक स्टेटमेंट कन्वे की जा रही है, एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, एंड में एक क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, मुझे क्या करना चाहिए जब वो जाने लगे, तो यहां पर एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए यूज होते हैं। एंड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए कि भाई बहुत ही सुंदर है आपके बच्चे। इंपैरेटिव सेंटेंस टू गिव ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। एंड विद फुल स्टॉप, एंड में फुल स्टॉप लगता है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रही है उसकी मदर, पुट के, और एंड में फुल स्टॉप लगा है। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस हमें पता लगे। यहाँ पर आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस एंड पंचुएट देम अप्रोप्रिएटली, काइंड ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन्हें पंचुएट करना है। पंचुएट मतलब उनमें कौन से मार्क्स लगने चाहिए वो बताने हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एंड में फुल स्टॉप आया है। टी कैपिटल लगाया और एंड में फुल स्टॉप आया, डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। What an exciting adventure it was, कितना एक्साइटिंग एडवेंचर था ये, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, सडन इमोशंस शो हुई है। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा है, एंड में सवाल पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे, तो व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट, आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया है और ये क्वेश्चन कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो, रेनबो कितना खूबसूरत है, एक्सक्लेमेटरी लगा है इनमें, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि कितना सुंदर रेनबो है। क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, डिनर से पहले अपने रूम को साफ कर दो, ये इंपैरेटिव टाइप का सेंटेंस है। द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम, अब यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है और ये डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। टर्न ऑफ द म्यूजिक, इंपैरेटिव टाइप का सेंटेंस है और वर्ब से शुरू हो रहा है सीधा और एंड में फुल स्टॉप लग रहा है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस सीधे वर्ब से शुरू हो जाते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द book exercise. I hope you enjoyed the lesson, you understood the question answers and book exercise very well, and if you did, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.